गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 27 मार्च और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक बर्निंग इश्यूज में से एक है और वो है हमारे जस्टिस वर्मा केस से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया है तो रिसेंटली जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी थी और जब फायर स्क्वाड आग बुझाने के लिए और रेस्क्यू के लिए वहाँ पे पहुँचे थे तो उन्हें बहुत सारे कैश, जले हुए कैश बरामद हुए थे। कैश का एस्टिमेट लगभग 15 करोड़ का लगाया जा रहा है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल अमाउंट नहीं है, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। बोला जा रहा है कि लगभग 15 करोड़ के आसपास जो कैश जो है जस्टिस वर्मा के घर से बरामद किए गए थे। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट पे आ गया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जुडिशरी के ऊपर खड़े हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट। एपीएससी यानी कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना सीसी एग्ज़ाम यानी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हाल ही में आउट कर दिया है, जिसका टेंटेटिव डेट उन्होंने 1 जून का रखा है। आप सभी को पता होगा यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 25 मई को है और 1 जून को एपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का डेट, टेंटेटिव डेट अनाउंस किया है और लगभग उसी डेट को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि फाइनल डेट अभी तक पब्लिश नहीं किया है, बट हम लोग इसी डेट को मान करके चलेंगे। दोनों में 1 हफ्ते का फ़र्क है, तो जो लोग यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। क्योंकि क्या होता है कि एपीएससी का नॉर्मली जो एग्ज़ाम है वो मार्च के आसपास में कंडक्ट किया जाता था, बट अभी लगभग यूपीएससी के टाइम पीरियड में ही कंडक्ट हो रहा है। तो आप लोगों को अलग से बहुत ज़्यादा कुछ लेबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले यूपीएससी के लिए पढ़ लिया फिर एपीएससी के लिए। नहीं, आप दोनों को स्ट्रीमलाइन करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी सीसी प्रीलिम्स टारगेट बैच यानी कि क्रैश कोर्स, जो कि 26 मार्च से शुरू होने वाला है। ठीक है, आपकी सारी क्लासेस टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू करवाई जाएंगी, जो खुद एटलीस्ट इंटरव्यू अपीयर रहेंगे। फुल सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, जिसमें सीसैट भी इंक्लूडेड रहेगा। करंट अफेयर्स और आसाम नॉर्थ ईस्ट पर स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज़ जो हमारा है, टेस्ट सीरीज़ का जो मॉड्यूल है वो भी इस क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड रहेगा। यानी कि अगर आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल करते हो तो फिर आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टेस्ट सीरीज़ में ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स होंगे, जिसमें से 24 जीएस होंगे एंड 11 सीसैट के पेपर्स रहेंगे, दोनों सेक्शनल और फुल लेंथ मिला करके। स्टडी मटेरियल्स प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी एंड वी आर प्रोवाइडिंग द क्रैश कोर्स इन द लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर। जो बच्चे ऑनलाइन मोड पर क्लासेस करना चाह रहे हैं वो उनको 5000 पे करना होगा, और अगर कोई ऑफलाइन मोड पर अटेंड करना चाहता है क्लासेस को तो इट विल बी अराउंड 7000 ओनली। ज़्यादा जानकारी के आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस गुवाहाटी के अलावा इन सारे शहरों में भी अटेंड कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स यहाँ पे भी मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि द बर्निंग कैश का क्या राज है, क्या है इसके पीछे की कहानी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। A few days ago, a fire ended up revealing much more than it consumed. A fire reported at the residence of Delhi High Court's Judge Yashwant Verma led firefighters to discover a huge pile of cash at the scene. लगभग 14 मार्च के आसपास जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज है, वर्मा सर के घर में आग लगी थी और जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जाहिर सी बात है वो वहाँ पे आग बुझाने के लिए और रेस्क्यू के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। और इसी दौरान, इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उनको बहुत सारे जले हुए नोट मिले हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये बाकायदा वर्मा सर के घर का ही फुटेज है जहाँ पे जले हुए इस तरीके 500 के बहुत सारे नोट्स, मतलब उनको जले हुए फॉर्मेट में मिले हैं कैश में। एलिजेडली ये उनको उनके स्टोर रूम के पास मिला था, जो कि जितने भी स्टाफ क्वार्टर्स है उसके बगल में पड़ता है। ठीक है, इसका एस्टिमेट लगभग 15 करोड़ का बताया जा रहा है। हालांकि
एग्जैक्ट अमाउंट अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है कि 15 करोड़ के आसपास का कैश बरामद हुआ है। ठीक है, अब किसी जज के घर में एट एनी गिवन टाइम 15 करोड़ मिलना थोड़ा सा मतलब अनयूजुअल सीन है, अनयूजुअल चीज़ है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं लोगों के दिमाग में, जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, उसकी इंडिपेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि एक वर्किंग जज के घर में एट एनी मोमेंट इतना सारा कैश कैसे आ सकता है। नॉर्मली हमारे पास अगर ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम लोग बैंक्स में, लॉकर्स में या किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट में हम लोग जमा करके रखते हैं कि नहीं, जैसे कि बहुत लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी करते हैं, SIP हो गया या बाकी सारी चीज़ें आप कहीं पे भी मतलब उसको इन्वेस्ट करके रख सकते हो या फिर बैंक्स में आप जमा करवा के रख सकते हो। हाँ, बाकायदा अगर आपने इस तरीके से किया है तो टैक्स लेवी एंड ऑल इन सब का मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्क्रूटिनी के अंडर में वो चीज़ आ जाएगा। बट इतना सारा कैश कोई घर पे नॉर्मली नहीं रखता है। 50-60 हज़ार तक का कैश घर पे रखना इज़ समथिंग डिफरेंट। कुछ स्पेशल ओकेजन है उसके लिए आप कैश निकाल के लेकर के आए हो, वो भी अलग बात है। बट ऐसे ही रैंडमली मतलब आपके घर में आग लग गई और 15 करोड़ रुपए आपके घर से मिले, ये थोड़ा सा अनयूजुअल सीन क्रिएट कर रहा था, जिस वजह से लोगों के अंदर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए जुडिशरी को लेकर के, और इस बात को लेकर के जुडिशरी खुद दबाव में आ गई। ठीक है, हालांकि मतलब जस्टिस वर्मा को इवन रिमूव करने की बातें भी की जा रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनको ट्रांसफ़र कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इस स्टेप को हालांकि उन्होंने ऐसा ट्रांसफ़र रेजोल्यूशन अभी तक पब्लिश किया नहीं है, बट इस स्टेप को ले करके बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब ये ऐसा टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जो मतलब आप कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, तो उसको सिंपली किसी दूसरी जगह पे मूव कर दो। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें बोली जा रही हैं। दबाव में आ करके सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस इंक्वायरी बिठाई अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। अब देखते हैं कि उनके रिपोर्ट में क्या आता है। आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इन हाउस इंक्वायरी क्या होती है और क्या क्या सारी चीज़ें सवालों में आई हुई हैं। इस केस के होने के बाद, इस फायर इंसिडेंट के होने के बाद कुछ रीसेंट सिनेरियो में चीज़ें हुई थी, जैसे राज्यसभा में कुछ सारी चीज़ें आई है, कुछ चीज़ें लाइमलाइट पर आई हैं। आइए देखते हैं कि कौन सारी चीज़ें लाइमलाइट पर आई हैं। सबसे पहले राज्यसभा को एड्रेस करते वक्त हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जगदीप धनखड़ सर ने सबसे पहले तो मतलब बोला कि ये इंसिडेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बॉदर किया है कि एक ऐसा इंसिडेंट होना और इमीडिएटली सरफेस पर ना आना, ये थोड़ा सा बॉदर करने वाला बात है। एटलीस्ट उनको ये चीज़ बॉदर किया, एंड उन्होंने NJAC एक्ट के बारे में भी बोला। ठीक है, NJAC एक्ट हम आगे देखेंगे कि क्या है, जो कि एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर के 2014 में ये पार्लियामेंट ने पास किया था, बट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके घोषित कर दिया गया था। एंड कोलेजियम सिस्टम से, यानी कि जितने भी जजेस अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो भी अपॉइंटमेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, वो कोलेजियम सिस्टम में मतलब वो कर दिया गया था और बोला था कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो हैम्पर कर रहा है। इस बात का उल्लेख उन्होंने किया कि एक ऐसा एक्ट पार्लियामेंट ले करके आई थी जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को मतलब अकाउंटेबल बना रही थी, ट्रांसपेरेंट बना रही थी, बट कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, अगर वो रहता तो शायद आज ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं होता, शायद जुडिशरी के ऊपर इस तरीके का लांछन नहीं लगता, जुडिशरी क्वेश्चन या उसके अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अब कोलेजियम सिस्टम क्या है? कोलेजियम सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी में इंडिया से मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हायर जुडिशरी में नहीं आते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो ग्रुप सेटअप किया जाता है, जो उनका मतलब अपॉइंटमेंट करता है, वो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। बहुत सारे क्रिटिसिजम्स है, आगे देखेंगे क्या है। और इसका एवोल्यूशन कुछ जजेस केसेस के थ्रू हुआ था। आइए देखते हैं क्या है जजेस केसेस। आगे के वीडियोस में हम लोग 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एक सबसे पहला
जजेस केसेस कि क्या थे ये 3 जजेस केसेस और कोलिजियम सिस्टम किस तरीके से मतलब इवॉल्व होकर के आया। एनजेएसी एक्ट क्या है, क्या बोला था इसने और कब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया, और कोलेजियम सिस्टम को लेकर के क्या सारी चीज़ें बातें हो रही हैं, मतलब क्या क्या क्रिटिसिज्म है। और जजेस रिमूवल से रिलेटेड, रिमूवल ऑफ जजेस से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस अवेलेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी एक्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कि ये जजेस केसेस थे क्या। सबसे पहला जजेस केस, द फर्स्ट जजेस केस विच इज द एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981. A 7-judge bench gave the executive the last word on the appointment of judges. It held that the proposal for appointment to a high court could emanate from any of the constitutional functionaries mentioned in Article 217 and not necessarily from the Chief Justice of High Court. Constitution bench also held that the term consultation used in Article 124 and 217 did not mean concurrence. Therefore, although President will consult these functionaries, his decision was not bound to be in concurrence with all of them. Judgment in the first judge's case tilted the balance of power in appointments of judges of High Court in favor of executive. This situation prevailed for next 12 years. फर्स्ट जजेस केसेस में अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो फिर कोर्ट ने कहा था, जुडिशरी ने मतलब जजेस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव के रोल को थोड़ा सा हायर कर दिया था। मतलब ये बोला गया था कि जो टर्म हमें आर्टिकल 124 और 217 में मिलता है कंसल्टेशन, उसका मीनिंग होता है कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड, मतलब वो कंसल्ट तो करेंगे जुडिशरी से, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भले ही वो कंसल्ट करें, उनका ओपिनियन लेंगे, उनका रिकमेंडेशन लेंगे, बट वो बाउंड नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के फेवर में ये जो है जजमेंट जो है आई थी। ठीक है, इसके बाद आता है द सेकेंड जजेस केस, ठीक है, जो कि 1993 में आया था, द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993. A 9-judge constitution bench overturned the decision in SP Gupta and devised a specific procedure called collegium system for the appointment and transfer of judges in the higher judiciary. It also said that CJI would make decisions along with 2 senior most judges of the court who would form the कोलेजियम, मतलब द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस उस कोर्ट के मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे और वो ही करेंगे, मतलब जितनी भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं वो यही लोग करेंगे। इसमें किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं बताया गया था। हैंस द इवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम जो आज भी बरकरार है। ठीक है, पहली बार 1993 में कोलेजियम सिस्टम को लाया गया था, ठीक है, जिसमें किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं बताया गया था। यानी कि उनका जो फर्स्ट जजेस केस का जो जजमेंट था, जहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का रोल हायर दिखा दिया गया था, उसको पूरी तरीके से ओवरटर्न कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट द थर्ड जजेस केस जो कि 1998 में आया था। द देन प्रेसिडेंट KR नारायणन इशूड अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट अंडर 143 यानी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, उसमें से एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी आता है जो कि आर्टिकल 143 में प्रोवाइडेड है। ओवर द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसल्टेशन, द क्वेश्चन वाज वेदर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद अ नंबर ऑफ जजेस इन फॉर्मिंग द CJI's ओपिनियन और वेदर द सोल ओपिनियन ऑफ CJI कुड बी इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ कंसल्टेशन। मतलब इस केस में बेसिकली जो बात की गई थी वो ये थी कि जो वर्ड कंसल्टेशन है, इस कंसल्टेशन का मतलब क्या है। मतलब जो ये 3 लोगों का जो ग्रुप बन रहा है कंसल्टेशन, इन तीनों का कंसल्टेंसी ज़रूरी है या फिर सिर्फ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, हमारे जो CJI सर रहेंगे, उनका मतलब सोल ओपिनियन उन्हीं का माना जाएगा, बाकी को कंसल्ट नहीं करने से भी चलेगा। तो ये क्वेश्चन का था। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट द रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय CJI एंड हिज 4 सीनियर मोस्ट कॉलीग्स इंस्टेड ऑफ 2। पहले CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस का वो रखा था, प्रोविजन रखा था। थर्ड जजेस केस में इसको चेंज करके CJI प्लस 4 कर दिया।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकमेंडेशन सिर्फ सीजेआई का अकेले का नहीं होगा, बल्कि वो जो पूरा ग्रुप बनेगा, सीजेआई और उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, इन पांचों का अमेलगमेशन होगा। मतलब इन पांचों का कंसल्टेंसी लिया जाएगा, पांचों का रिकमेंडेशन लिया जाएगा एंड मेजॉरिटी विंस टाइप का रहेगा। इट ऑल्सो हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट जजेस हु हेल फ्रॉम हाई कोर्ट फ्रॉम विच द प्रपोज नेम केम शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड। मतलब हाई कोर्ट के जो जजेस रहेंगे उनका भी कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। इन शॉर्ट, कोलेजियम सिस्टम जो 1993 में एस्टैब्लिश किया गया था, उसी को मतलब उन्होंने थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस कर दिया, उसमें कुछ और एड ऑन किया, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम आज तक चला रहा है। आज भी अगर किसी भी तरीके का जुडिशियल अपॉइंटमेंट होना होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट वगैरह करने का जो बात आता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो ये कोलेजियम ही करती है। यानी कि इसमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं रहता है एग्जीक्यूटिव का। कोलेजियम सिस्टम को लेके काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स भी आते हैं, आगे की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कोलेजियम सिस्टम, कि ऐसा क्या था कोलेजियम सिस्टम में जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहला, इसका नॉन ट्रांसपेरेंट जो इसका कैरेक्टर है, सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑफिशियल मैकेनिज्म और सेक्रेटेरिएट। कोलेजियम सिस्टम का जो सिलसिला है वो कुछ ऐसा है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लोज डोर अफेयर टाइप का मसला आ जाता है। मतलब वो चारों जन, पांचों जन, या जो भी उनका मतलब जो उनकी टीम जो बैठती है, वो अंदर में क्या बात होता है, क्या नहीं होता है, उसका कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट गैजेट में मतलब पब्लिकेशन नहीं होता है। बस इतना आ जाता है कि इस सो एंड सो जस्टिस को हम लोग इस हाई कोर्ट का जज बना रहे हैं, या इस हाई कोर्ट के जज को हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे हैं, इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मतलब बस रिजल्ट हमको बताया जाता है, बट उसका प्रोसीजर क्या था, क्या क्या एलिजिबिलिटी उन्होंने देखी है, उनका ऐसा क्या रोल रहा है कि आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया है हाई कोर्ट से प्रमोट करके। कुछ भी मतलब क्राइटेरिया वगैरह कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, जिसकी वजह से इसको नॉन ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म इसका आता है, इट इज़ एक्सक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि सेकंड और थर्ड जो जजेस केस रहा, उसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस पूरे तरीके से हटा दिया गया था। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है ही नहीं। फर्स्ट जजेस केस में जहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल बताया गया था, इवन एग्जीक्यूटिव का जो रोल था वो जुडिशियल रोल से थोड़ा सा हायर ही रख दिया गया था। सेकंड और थर्ड जजेस केस में उसको हटा दिया गया और पूरे तरीके से एग्जीक्यूटिव को एक्सक्लूड ही कर दिया गया। मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। तो ये गलत है, मतलब एकदम कंप्लीट सीक्रेसी। और इसी के चलते एक क्रिटिसिज्म आ जाता है, चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। क्योंकि देखिए अंदर क्या हो रहा है, उनका क्या मैकेनिज्म है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो उससे कोई भी वाकिफ नहीं है कि नहीं। अभी जैसे मान लीजिए कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो रहा है कि नहीं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उनका बाकायदा उनका इलेक्शन होता है, उसका मतलब रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, लेकिन उसके पहले हमको ये बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी 2 3 4 जिनको भी रखा जाता कैंडिडेट्स के हिसाब से रखा जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, हमारे पास बाकायदा उनके मतलब क्वालिफिकेशंस होते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, ये किया है, इसमें उन्होंने एक्सेल किया है कि नहीं। तो फेवरेटिज्म का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। हम लोग जब एमपीज़ या एमएलएज हमारे इलेक्ट करते हैं, हमको पता होता है कि वो कौन है, क्या है, उनका बैकग्राउंड एटलीस्ट थोड़ा बहुत होने से भी हमको आइडिया रहता है, क्योंकि वो पब्लिक फोरम में रहता है कि नहीं। बट जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ये चीज़ उसमें मिसिंग है, ठीक है। मतलब क्लोज डोर अफेयर है, अंदर में वो चारों जन पांचों जन मिल करके कुछ भी मतलब डिसाइड करे, बस बाहर निकल करके बोल देंगे कि सर हमने इनको 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 अपॉइंट किया है।
भाई आपके मतलब क्या है, क्या क्राइटेरिया क्या है, क्या नॉर्म्स है, क्या मैकेनिज्म आप फॉलो कर रहे हो, कम से कम आप वो बता दीजिए, है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म का मतलब जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स थे कोलेजियम सिस्टम को लेकर के। अब आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर ने जिस एक्ट के बारे में मतलब रेफर किया था राज्यसभा में हाल ही में, उसके बारे में देखते हैं, यानी कि द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट। ये 2000 वैसे तो इसको एम एन वेंकटेचलैया कमीशन ने रेकमेंड किया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 साल में अपॉइंट किया था। ठीक है, उन्होंने पहली बार एक ऐसे मतलब कमीशन की बात की थी जो कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करे। ध्यान रखिएगा 1993 में सबसे पहले कोलेजियम सिस्टम आया। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड जजेस एक्ट हुआ था लगभग 1998 के आसपास, उसमें भी कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया गया था बट इसको अपग्रेड किया गया था, है कि नहीं। उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई थी बट कोलेजियम सिस्टम तब भी था। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सर को लगा कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं जजेस की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है कि नहीं। इस वजह से उन्होंने एम.एन. वेंकटेचलैया जस्टिस एम.एन. वेंकटेचलैया के अंडर में एक कमीशन बैठाई और उनको बोला कि सर आप कुछ रिकमेंडेशन दीजिए, आप देखिए कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। और इस कमीशन ने पहली बार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के बारे में बात की थी। ठीक है, इसके बाद इसको मतलब आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। 2014 में पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। एनजेएसी की अगर मैं बात करूं तो इट शुड कंप्राइज ऑफ ऑब्वियसली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो तो रहेंगे ही, और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस के बारे में भी बोला था। मतलब इस कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी रहेंगे, वो भी मेंबर रहेंगे। और सिविल सोसाइटी के 2 एमिनेंट पर्सन्स रहेंगे, जिसमें से एक नॉमिनेटेड बाय सीजे, एक कमिटी नॉमिनेट करेगी जिसके मेंबर्स रहेंगे हमारे चीफ जस्टिस, इंडिया के चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इन तीनों को मिलाकर के कमेटी बिठाई जाएगी और वो एक जन मतलब नॉमिनेट करेंगे कि ये सिविल सोसाइटी के जो 2 एमिनेंट पर्सन्स हमने बोले हैं उसमें से एक हम नॉमिनेट करके देते हैं, और दूसरा आएगा कोई भी एक SC ST OBC या फिर कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिर वेमेन से नॉमिनेटेड रहेगा। ठीक है, यानी कि टोटल 5 लोगों का ये कमीशन बनेगा। नो सॉरी, नॉट 5, 6 जनों का, जिसमें से ऑब्वियसली चेयरपर्सन रहेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, लॉ एंड जस्टिस के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर रहेंगे वो, और 2 सिविल सोसाइटी के पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाएगा। एक तो नॉमिनेटर रहेगा कोई भी मतलब SC ST OBC या कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो गया या फिर वुमेन की कैटेगरी से वो नॉमिनेटेड रहेंगे, और एक कमेटी बिठाई जाएगी, वो कमेटी रेकमेंड करेगी कि इसको आप मतलब नॉमिनेट कीजिए, और उस कमेटी में रहेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर सर, और लोकसभा में जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो वो होंगे हमारे राहुल गांधी। यानी कि आज अगर मैं आज की डेट में अगर सपोज मान लीजिए ऐसा कोई कमीशन बिठाया जाता है, तो ये जो कमेटी नॉमिनेट करेगी सिविल सोसाइटी के पर्सन को, उसमें कौन कौन बैठेंगे, ऑब्वियसली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर, एंड फिलहाल लोकसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यानी कि राहुल गांधी सर, वो बैठेंगे। ठीक है, ये तीनों आपस में बातचीत करके कोई सिविल सोसाइटी के एक पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, और ये कमीशन, ये सभी जो 6 जनों के जो कमीशन है वो बैठ करके जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर में रिपोर्ट्स बनाना या जो भी है वो सारा काम करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो एक्ट आया था, NJAC एक्ट जो आया था, इसमें जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और सिविल सोसाइटी का
प्रॉपर बैलेंस दिखाया गया है कि जुडिशरी में जो हायर जुडिशरी के जो जजेस जो अपॉइंट किए जाएंगे उस अपॉइंटमेंट में आपके हर एक क्षेत्र का पूरे रोल रहेगा, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, या फिर चाहे वो सिविल सोसाइटी हो। ठीक है, बट 2015 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को रिपील कर दिया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करता है, और वापस से कोलेजियम सिस्टम को मतलब लाया गया था। ठीक है, और हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर है, उन्होंने हाल ही में इसी एक्ट के बारे में बात किया था कि अगर मतलब ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूँ, जुडिशरी की अगर ये कमीशन रहता जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, तो हो सकता है ट्रांसपेरेंसी पर आज क्वेश्चन नहीं उठ रहा होता। ठीक है, आगे देखते हैं कि इम्पीचमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सारे प्रोविजंस प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो अगर मैं इम्पीचमेंट की बात करूं तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल की बात करता है या इम्पीचमेंट की बात करता है, और आर्टिकल 218 हाई कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट की बात करता है। दोनों का सेम प्रोविजन है। ठीक है, अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 स्टेट्स दैट अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट through a laid down procedure on only two grounds: proved misbehavior and incapacity। ध्यान रखिएगा, प्रोसीड्यूर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइडेड है, वहां पे सिर्फ ग्राउंड प्रोवाइडेड है। ठीक है, बोला है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, इसके अंदर में उनको वो किया जाएगा। अगर प्रोसीड्यूर की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा में रिमूवल की बात पेश की जाएगी, और दोनों हाउसेस को अलग से मतलब मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करना पड़ेगा। दैट इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। यानी कि आर्टिकल 368 के अंडर में जो स्पेशल प्रोविजन जो हमको प्रोवाइडेड है, उस स्पेशल वोटिंग के अंडर में, स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर में इन बिल्स को पास करना पड़ेगा। ईच मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग से पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा की जरूरत नहीं है। दोनों को अलग से इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए पास करना पड़ेगा। अगर एक भी हाउस ने पास नहीं किया तो फिर उसे पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक बार दोनों हाउसेस ने इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, उसके बाद पार्लियामेंट के पास होने के बाद प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस जज के रिमूवल का ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, तो ये तो था प्रोसीड्यूर रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ जज। अभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि मतलब जजेस का जो क्राइम है बहुत ज़्यादा ऐसा हीनियस भी नहीं होता है कि पार्लियामेंट को आप ये कर सको, मतलब पार्लियामेंट को आप इन्वॉल्व करो, पार्लियामेंट्रियंस को बिठाओ और प्रॉपर मतलब ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला करो। ठीक है, तो ऐसे में क्या करती है ना, सुप्रीम कोर्ट इन हाउस कमेटी बिठाती है, इन हाउस इंक्वायरी बिठा देती है, जो कि जस्टिस वर्मा के केस में फिलहाल किया जा रहा है। फिलहाल उनका जो भी मतलब उनके रिमूवल के लिए कुछ भी मतलब ऐसा नहीं किया जा रहा है कि मतलब पार्लियामेंट को इन्वॉल्व किया जाए। फिलहाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जज का इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बिठाया है, जिसमें प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो दोनों प्रेजेंट है, और कर्नाटका हाई कोर्ट की एक फीमेल जज प्रेजेंट है। ठीक है, इन तीनों की एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। अब वो देखेंगे कि मतलब कैसे क्या है, मतलब जो भी उन पर एलिगेशंस लग रहे हैं क्या वो सही है क्या नहीं है। ठीक है, दिस कमिटी हैज़ द पावर्स टू डिवाइस इट्स ओन प्रोसीड्यूर। ठीक है, कंसिस्टेंट विद द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये कमेटी जो बैठती है वो नेचुरल जस्टिस पर काम करती है। इस केस में अगर मैं बोलूँ, वुड इंक्लूड गिविंग जस्टिस वर्मा अ चांस टू एक्सप्लेन हिज केस।
ठीक है, मतलब इस केस में नेचुरल जस्टिस के रूल्स ये कमेटी फॉलो करेगी। जो भी मतलब इनके प्रोसीड्यूर्स वगैरह रहेंगे, खुद के प्रोसीड्यूर्स होते हैं, कुछ एकदम लेड डाउन प्रोसीड्यूर नहीं है। जैसे हमने रिमूवल इम्पीचमेंट का देखा, प्रॉपर एक प्रोविजन लेड डाउन है कि ऐसे 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 करना पड़ता है। इन हाउस प्रोसीड्यूर में ऐसा कुछ गिवन क्राइटेरिया नहीं है, उनका खुद का मतलब प्रोसीड्यूर होता है जिसमें वो नेचुरल जस्टिस के रूल्स को फॉलो करते हैं। इस केस में जस्टिस वर्मा को अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए मतलब अलाउ किया जाएगा उनको। ठीक है, उसके बाद ये कमेटी रिपोर्ट देगी कि कैसे क्या है, मतलब इंक्वायरी कंक्लूड हो जाती है और उनका एक सीजीआई को वो लोग एक रिपोर्ट पेश करते हैं कि सर ये है। उस रिपोर्ट में उनको दो चीज़ें इंक्लूड करना ज़रूरी है। सबसे पहला, देयर इज़ एनी सब्सटेंस टू द एलिगेशंस अगेंस्ट द कंसर्न जज एंड इफ देयर इज सफिशिएंट सब्सटेंस टू द एलिगेशंस वेदर दे आर सीरियस इनफ दैट दे रिक्वायर इनिशिएशन ऑफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द जज। मतलब इस रिपोर्ट में दो चीज़ें देखी जाएंगी। एक, सबसे पहले जो एलिगेशंस है, मतलब क्या सच में वो एलिगेशन सही है, क्या कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंस या एविडेंसेस अवेलेबल है कि हाँ इस जज के अगेंस्ट में ये जो चीज़ एलिगेशन लगाया गया है वो सही है। और दूसरा, क्या वो एलिगेशन सफिशिएंट है कि मतलब उनके अगेंस्ट में एक रिमूवल प्रोसीड्यूर हमें मतलब आगे बढ़ाना पड़े, पार्लियामेंट्रियंस को इन्वॉल्व करना पड़े। ठीक है, इफ द रिपोर्ट फाइंड्स देयर इज सब्सटेंस टू एलिगेशंस इट विल बी सेंट टू द जज कंसर्न। मतलब सपोज मान लीजिए कि इस मतलब ये जो कमेटी बैठी है उन्होंने रिपोर्ट बनाया और बोला कि हमें जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में जितने भी सारी चीज़ें मिली हैं वो सफिशिएंट है और इनके अगेंस्ट में एक रिमूवल प्रोसीडिंग मतलब इनिशिएट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इनको रिमूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले इस रिपोर्ट को क्या किया जाएगा, जस्टिस वर्मा को सेंड किया जाएगा। ठीक है, इफ द कमिटी कंक्लूड्स दैट द मिसकंडक्ट इज नॉट सीरियस इनफ टू वारंट रिमूवल प्रोसीडिंग, सीजीआई में एडवाइज जज कंसर्न एंड डायरेक्ट दैट द कमिटीज रिपोर्ट बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब मिसकंडक्ट नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है, तो फिर उनके अगेंस्ट में शायद हो सकता है कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाए, प्रॉपर उनको रिमूव तो नहीं किया जाएगा, बट अगर एलिगेशन सीरियस है तो रिमूवल इनिशिएट कर दिया जाएगा। हमने जैसे अभी देखा था 124 क्लॉज 4 के अंडर में। ठीक है, इफ द जज डज नॉट एक्सेप्ट, द सीजीआई विल डायरेक्ट द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नॉट टू असाइन एनी जुडिशियल वर्क टू सेड जज। ठीक है, मतलब जज अगर एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं सर मैंने ये जो मतलब ये जो मेरे ऊपर एलिगेशंस है वो मैं नहीं मानता, वो झूठे हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, उस मतलब उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बोलेगा कि इस पर्टिकुलर जज को आप कोई भी जुडिशियल वर्क ना दे। जैसे इस केस में जस्टिस वर्मा के साथ क्या हुआ है, जस्टिस वर्मा ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो कैश मेरे नहीं है, और इसकी जस्टिफिकेशन में उन्होंने ये बोला था कि मतलब कोई भी इंसान एक तो इतना सारा हार्ड कैश अपने स्टोर रूम में नहीं रखेगा, पहली बात, और दूसरी बात मेरा स्टोर रूम जो है वो मतलब जितने सर्वेंट क्वार्टर्स और वर्कर्स के क्वार्टर्स हैं उसके बाजू में है, तो वहाँ पे तो कोई बिल्कुल भी नहीं रखेगा, ये कैश मेरे नहीं है। मतलब इन शॉर्ट जस्टिस वर्मा इस एलिगेशन से डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है खन्ना सर, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय से कहा कि आप जस्टिस वर्मा को किसी भी तरीके का जुडिशियल वर्क अभी फिलहाल असाइन नहीं करेंगे जब तक कि पूरे तरीके से चीज़ों की पुष्टि नहीं हो जाती। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द केस ऑफ द जस्टिस वर्मा से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने आज देखा कि जजेस का इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है, इन हाउस प्रोसीजर क्या होता है, इन हाउस कमेटी क्या होती है, जस्टिस वर्मा के केस में क्या सारी चीज़ें हुई हैं। हमने एनजेएसी एक्ट के बारे में देखा जिसके बारे में हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट सर ने जो कि उल्लेख किया राज्यसभा के सेशन के दौरान हमने देखा, और कब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया, और साथ ही हमने कोलेजियम सिस्टम के क्रिटिसिजम्स और जजेस केसेस के बारे में भी देखा कि कोलेजियम सिस्टम आखिरकार इवॉल्व कैसे होकर के आए। ठीक है, अभी अगर क्योंकि हम आप लोगों का प्रीलिम्स आ रहा है तो इस वीडियो से आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रीलिम्स में हेल्पफुल रहेंगी आप ज़रा देख लीजिए। सबसे पहला तो मैं आपको बोलूँगी कि रिमूवल ऑफ जजेस,
आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि प्रीलिम्स में आपको क्या क्या फोकस करके पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा 2019 में इम्पीचमेंट ऑफ जजेस यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, आप 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन है। और इस साल के जो अगर कोई आप में से कोई भी यूपीएससी अपीयर कर रहा है, या फिर एपीएससी का प्रीलिम्स अपीयर कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 124 और 218, ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, फिर एनजेएसी एक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि ये एक्ट में बोला क्या है, उसमें कमीशन में किस किस को रखने की बात की थी। वेंकटेचलैया कमीशन का नाम आपको याद करना पड़ेगा कि किस कमीशन के रिकमेंडेशन में ये एक्ट आया था और किस गवर्नमेंट ने बिठाया था। ध्यान रखिएगा एनजेएसी एक्ट आया तो था 2014 में, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे, बट जो कमेटी बैठी थी, यानी वेंकटेचलैया सर की जो कमेटी बैठी थी वो 2000 में बैठी थी, और इसको इनिशिएट किसने करवाया था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद करिएगा, हो सकता है प्रीलिम्स में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये पूछे। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर जजेस केसेस को भी देख लेंगे तो भी सही रहेगा। क्रिटिसिज्म्स वगैरह थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड हो जाता है, तो प्रीलिम्स में हो सकता है ना पूछे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल ये सब मेंस में पूछेगा, बट प्रीलिम्स में ये आप मेक श्योर कि आप ये कर ले, ताकि इस से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत ना हो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले आपको फिर एक बार मैं बता दूं, इंस्पिरेशन आईएएस ने लॉन्च किया है एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर में, जो 26 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग लेकर के आए हैं हमारा टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम। जो लोग क्रैश कोर्स में एनरोल कर रहे हैं उनको अलग से टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई क्रैश कोर्स में नहीं बट सिर्फ अकेले टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करना चाहता है, तो अगर आप ऑनलाइन मोड में करना चाहते हो तो इट विल बी 2000, और अगर आप ऑफलाइन मोड में करना चाहते हो इट विल बी 3000। टोटल 35 टेस्ट पेपर्स होंगे, जिसमें से 24 होंगे जनरल स्टडीज़ के और 11 सीसैट के पेपर्स रहेंगे, और इन सब में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहेगा। टेस्ट सीरीज़ के बच्चों को करंट अफेयर्स का हैंड नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।